हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में ज़रा देखते हैं क्या है। सबसे पहला यहाँ पर एक मैं हेडिंग देता हूँ, टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में आप लोग बहुत स्टडी कर चुके हैं, तो लेकिन ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है ये बात समझना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक रिएक्शन है A+2B और ये आपका इधर प्रोडक्ट बन रहा है P, और बाई एक्सपेरिमेंट हम लोग जानते हैं कि बाई एक्सपेरिमेंट से इसका रेट लॉ हम लोग लिखे हुए हैं R = K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे 2 और B पे 1, ये आपका रेट लॉ आ चुका है एक्सपेरिमेंट से। अब A पर ऑर्डर कितना है 2, B का ऑर्डर कितना है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? जरा इस बात को समझो कि अगर मैं A का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना से बढ़ा दूं, 2 टाइम्स इंक्रीज करा दूं, तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और उस दौरान B को कांस्टेंट रखेंगे। अगर मैं B को 2 टाइम्स से इंक्रीज कराऊं तो रेट भी 2 टाइम्स से इंक्रीज करेगा। अगर मैं A को 4 टाइम्स से इंक्रीज कराऊं, कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना से मैं इंक्रीज करा दूं, तो 4 चौका 16, 16 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको 4 टाइम्स से इंक्रीज कराऊं B को, तो रेट 4 टाइम्स से ही इंक्रीज करेगा। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स चेंज हो रहा है, इसी बात को बताता है ऑर्डर। इसी बात को कौन बताता है? ऑर्डर। ये पावर अगर नहीं होता तो कितना टाइम्स इंक्रीज करता रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं बता सकते थे, तो यही ऑर्डर बताता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर tells how rate of reaction changes on changing concentration of reactant। तो जो चीज़ हम लोग ऑर्डर के बारे में उतना स्टडी किए हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात मैं आपको समझा दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा इस कॉन्सेप्ट का। जरा देखें, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर कंपोनेंट। ये टॉपिक है, बहुत बड़ा हेडिंग है, घबराना नहीं है। देखो, केमिस्ट्री में बहुत रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है। हमको तो लगता है कि जितना रिलेशन जोड़ता है केमिस्ट्री, उतना रिलेशन तो अपने रियल लाइफ में नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग ज़िंदगी में रिलेशन जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं सीखो। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये केमिस्ट्री बहुत रिलेशन जोड़ना सिखाता है। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर कंपोनेंट। अब इस बात को जरा समझते हैं यहाँ से। ये मैं आपका एक रिएक्शन लिखा हूँ, एक रिएक्शन में लिखता हूँ, ये रिएक्शन आपका है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का बाई एक्सपेरिमेंट आपका रेट लॉ दिया हुआ है, गिवन रेट लॉ इसका दिया हुआ है R = K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर अल्फा
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। ये आपका रेट लॉ दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या मैं इसका इतना आपका दिया हुआ है, क्या मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं? तो -1/a dA/dt इक्वल टू -1/b dB/dt इक्वल टू +1/c dC/dt इक्वल टू +1/d dd/dt। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। अब जरा देखते हैं इसमें 1/a dA/dt क्या है, जरा देखो तो ये क्या है। तो सर ये क्या है? ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सर आप इसको भी लीजिएगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको भी लीजिएगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन है, डी वाले को भी लीजिएगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन ये बता दो -dA/dt ये क्या है? ये क्या है बताओ बताओ सर। ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर ये ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही मैं बी का भी लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं सी का लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं डी का भी लिख सकता हूं। सिर्फ मैं आपको ए पर ये दो बात मैं आपको समझा दिया हूं। अब जरा देखिए आगे ध्यान से, ये देखो -1/a dA/dt ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन का एक और दिया हुआ इक्वेशन जिसको रेट लॉ बोलते हैं, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ये क्या है आपका? रेट लॉ। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। कोई दिक्कत? अब जरा इसमें देखने वाली बात क्या है, ये जो के है इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये ओवरऑल पूरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। लेकिन मैं यहां से एक और बात मैं लिखता हूं -dA/dt। इस ए को मैं इधर लेके जाता हूं, इस ए को मैं उधर, तो a इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा, ठीक है। और ये अब जानते हैं कि क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। अब यहां पे मैं, ये भी ए कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलाकर एक नया कांस्टेंट दे दो के ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। तो ये जो के है, अब क्योंकि ये आपका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, तो फिर हम इस के को क्या बोल देंगे? अब इस के को हम यहां पर लिखते हैं, इस के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये जो के है ये रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल, और ये के क्या है कि रेट कांस्टेंट आपका है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जैसे जैसे हम कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे वहां पर आपका एक नया रेट कांस्टेंट मिलेगा, वो आपका किसका मिल जाएगा? खास कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। अब मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं -dB/dt। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? देखो -dA/dt को क्या मैं लिख दिया हूं? Ka। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? Kb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर बीटा। अब बता इस Kb में क्या आया होगा? इस Kb में B इंटू के आया होगा। यहाँ 1/b था, क्रॉस मल्टीप्लाई में किया हूँ। जैसे यहाँ पर भी देखो इस Ka में क्या आया है? इस Ka में देखो, इस Ka में A इंटू के आया है। चलो इसको भी मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। ऐसे ही मैं प्लस dC/dt लिख सकता हूँ।
अगर मैं इसको देखूं तो +1/c dc/dt, तो c को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक नया यहाँ पर कांस्टेंट kc मिलेगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, और kc बराबर क्या हो जाएगा c इंटू के। ऐसे ही जरा यहाँ पर देखो +dd/dt इक्वल टू kd a के पावर अल्फा b के पावर बीटा, तो kd बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल d इंटू के। हाँ जी, तो बताओ ये k क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू a, kb क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू b, kc क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू c, kd क्या है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू d। लेकिन k क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ये हम डायरेक्ट यहां तक लिखे हैं, बी सी डी वाला डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन ए वाला मैं आपको शुरू से लिख के समझाया हूं। देखो पहले मैं ये लिखा तो के रेट कांस्टेंट है, फिर यहां से मैंने ये किया, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर के आ गया, के बराबर क्या है ए इंटू के। तो ऐसे ही -db/dt, जो यहाँ पे ए आ रहा है वो ए का कोफिशिएंट है, तो बी के कोफिशिएंट क्या है स्मॉल बी, तो यहाँ पर स्मॉल बी आ जाएगा। सी का कोफिशिएंट क्या है स्मॉल सी आ जाएगा। डी का कोफिशिएंट क्या है स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, के ए ये क्या है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसका रेट कांस्टेंट लिखना है उस ए का जो कोफिशिएंट है स्मॉल ए इंटू के, यही ना आया था रिजल्ट आपका। के बी ये क्या है रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का कोफिशिएंट क्या था स्मॉल बी इंटू के सी क्या है रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी का कोफिशिएंट क्या है सी इंटू के, देखो वो सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। के डी ये क्या है स्मॉल डी इंटू की, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए ध्यान से लॉजिक क्या निकल रहा है यहाँ से, लॉजिक देखो, लॉजिक मतलब ए बी सी डी ये आपके रिएक्शन के कंपोनेंट है। तो अगर आपसे रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट वाले का पूछ दे या प्रोडक्ट वाले का पूछ दे, रेट कांस्टेंट किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पूछ दे, तो उसका कोफिशिएंट मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बगल में जो कोफिशिएंट, देखो जो कोफिशिएंट है ए बी सी डी इंटू के, और के क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का रेट कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के बगल का कोफिशिएंट जो रिएक्शन में है इंटू के से मल्टीप्लाई कर दो जो रेट कांस्टेंट है। देख लो बी का पूछा गया तो स्मॉल बी जो आया कोफिशिएंट रिएक्शन वाला इंटू के रेट कांस्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छे, इन सब के हेल्प से एक रिलेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जरा देखो, के ए अपॉन स्मॉल ए, के बी अपॉन स्मॉल बी, के सी अपॉन स्मॉल सी, के डी अपॉन स्मॉल डी, और ये के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है, रिलेशन डिराइव करने के लिए दे सकता है, तो इसी से मैं उसको ऐसे लिख दिया। देखो ए को नीचे कर दो के आ जाएगा, बी को नीचे करो तब भी के, तो के बी अपॉन स्मॉल बी के, तो ऐसे करके सब बराबर कर दिया गया और ये आ गया। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में बताओ रिलेशन आया कि नहीं आया, बीच में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का खेल है। ठीक है, नोट कर लें। बोल जरा देखे तो क्या कह रहा है कि रिएक्शन दिया है, रेट लॉ दिया है, उस रिएक्शन का रेट लॉ कह रहा है के ए के बी के सी लिखिए। तो के कैसे लिखेंगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है किसी खास का, तो ए का बगल में कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन के। तो ये के क्या है और ये के क्या है, फर्क आ गया समझ में। के है रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, के क्या है आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल, और के क्या है ये रेट कांस्टेंट ऑफ
ए या विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और के रेट कांस्टेंट ऑफ ए, ठीक है। के बी क्या हो जाएगा, तो बी के बगल में कितना 3 इंटू के सी क्या हो जाएगा 5 इंटू के। ये हो गया आपका के बी और के सी का आंसर। अब कह रहा है कि के बी के सी के बीच में रिलेशन लिख दो, रिलेशन, तो कैसे रिलेशन लिखेंगे जरा देखो ध्यान से, के ए अपॉन टू बराबर किया जाएगा, अच्छा ठीक है, के बी अपॉन 3 बराबर किया जाएगा, के सी अपॉन 5 इक्वल टू किया जाएगा। तो बताइए सब तो बराबर ही है, के तो ये भी बराबर हो जाएगा, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो हालांकि के ए के बी के सी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक और तरीका लिखने का, इसको हम आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2, 3, 5 के एलसीएम ले लीजिए, कितना 30, तो 30 आ गया, तो अब 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई, तो 15 के ए इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 10 के बी इक्वल टू 6 के सी, ये हो जाएगा आपका ऐसे, मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है बराबर है। एलसीएम लेके उस नंबर से मैं दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। हाँ तो देखो ये जरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिएक्शन दिया है, अच्छा ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसका रेट लॉ दिया है, तो एलिमेंट्री का तो रेट लॉ ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन फिर भी सवाल में दिया हुआ है R1 बराबर K1, ए पे 2 बी पर 1। फिर इस रिएक्शन का रेट लॉ दिया हुआ है, कह रहा है कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, इस K1 और K2 के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है, एंड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x एंड y। जरा देखिए ध्यान से, घबराना एकदम नहीं है। सबसे पहले R1 जो रेट है, R1 पहला रिएक्शन का जो रेट है R1 को हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 dA/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो R1 बराबर -1/2 dA/dt बराबर, ये तो K1 के भी बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B पर 1। आया कि नहीं आया समझ में? तो -dA/dt को हम ऐसे लिख सकते हैं 2K1 A पे 2 B पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं जरा बात करता हूँ, चलो इधर खोपचे में जरा चलते हैं, खोपचे में, ठीक है खोपचे में, तो रे R2 जरा लिखते हैं कैसे, -1/R2 का, देखो ये R2 ये -1/4 dA/dt, और ये किसके बराबर है, K2 के भी बराबर है, K2 A के पावर x और B के पावर y। तो मैं -dA/dt को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4K2 A के पावर x और B के पावर y, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो फर्स्ट और सेकेंड, ये -dA/dt, ये -dA/dt इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका मतलब LHS वाला इक्वल है तो RHS वाला भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब कि 2K1 बराबर 4K2, इधर वाला इधर के बराबर हो जाएगा क्योंकि बराबर ही है दोनों, तो क्या हो जाएगा K1 बराबर 2K2। ये हो गया इसके बीच का रिलेशन, ये पहला आंसर आ गया। अच्छा A पे कितने पावर 2 अब B पे कितने पावर 1, और इधर x है तो मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1, ये भी आंसर आ गया क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल, 1 = 2। तो जब दोनों इक्वल है तो मैं इसको 4K2 की इक्वल कर दिया और पावर को पावर के साथ इक्वल कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है आपका ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव के मुताबिक ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रिएक्शन है, इसका रेट लॉ दिया है, तो बताओ ये के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा अब ये बताओ, ये -d, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2O5,
ये खास कंपाउंड का रेट का डिक्रीज दिया है, तो फिर K1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ N2O5। ऐसे ये क्या हो जाएगा, K2 रेट कांस्टेंट ऑफ NO2, K3 क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ O2। तो हम लोग जान चुके हैं जो इसमें मेन जो फार्मूला है, जैसे मान लेते हैं K1, तो K1 लिखना है, तो K1 कैसे लिखोगे बताओ, क्योंकि K1 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ N2O5। तो फार्मूला में क्या बताया था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट लिखें या प्रोडक्ट इक्वल टू उसका कोफिशिएंट इनटू K। तो K1 क्या है, किसी खास का रेट कांस्टेंट है N2O5 का। अब बताइए इसके बगल में कोफिशिएंट कितना है 2 और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कितना है K। तो K1 में लिख सकता हूँ। K2 कैसे लिखिएगा, तो K2 बताइए किसका है, NO2 का, तो कितना हो जाएगा बताओ 4K। K3 किसका है बताओ, ये रेट कांस्टेंट है किसका, O2 का, तो O2 में कोफिशिएंट कितना है 1, तो सिर्फ एक K हो जाएगा। अब इसके बीच का रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन कैसे निकालोगे, देखो K1/2 बराबर K, यहाँ से K2/4 बराबर K, यहाँ पर क्या हो जाएगा K3 इक्वल टू K हो जाएगा। तो सब इक्वल ही है, तो K1/2 K2/4 और ये क्या हो जाएगा K3। ऐसे भी तुम आंसर लिख सकते हो, लेकिन तुम एलसीएम ले लो 2 और 4 का, तो 4 ही आएगा और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2K1 इक्वल टू K2 4K3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो अपना ट्रिक से हो गया, जो तुरंत हम लोग बनाएंगे, जो फार्मूला में आपको बॉक्स बनवा के लिखवाया था उससे। लेकिन डिराइव कह रहा है, डिराइव मतलब ये सब्जेक्टिव सवाल है, बड़ा में आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में लेके जाना है, तो मैं एक तरीके से और इसका आंसर निकालता हूँ। पहले आप इतना ये वाला भी सॉल्यूशन आप नोट कर लो, ये वाला भी सॉल्यूशन आप नोट कर लो, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, लॉन्ग फॉर्म में आप कैसे लेके जाइएगा, सब्जेक्टिव तौर पे कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, जरा देखो ध्यान से। जब भी डिराइव रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 पूछेगा सब्जेक्टिव, तो तुम पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, रिएक्शन को देखकर -1/2 dN2O5/dt, और ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, इक्वल टू +1/4 dNO2/dt इक्वल टू प्लस DO2/dt, ठीक है जी। अच्छा अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन KN2O5, क्योंकि आपका रेट लॉ है, इक्वल टू -1/2। अब बताओ ये कितना दिया, माइनस हटा दो, माइनस ये कितना दिया, अच्छा इस माइनस को मैं अंदर कर देता हूँ, ठीक है, इस प्लस को मैं आपको अंदर कर देता हूँ, इसको भी मैं, चलो यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। बताओ इसका कितना दिया, -dN2O5dt, देखो ये कितना दिया K1N2O5 इसका कितना दिया है, इसका बताओ K2N2O5 और इसका कितना दिया है K3N2O5। अब बताओ ये सब मर गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, तो K इक्वल टू 1/2 K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3। हाँ जी, यहाँ पे 1/4 छूट गया, बेचारा भाई साहब को हम लोग छोड़ दिए 1/4, तो यहाँ पे 1/4 भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, तो K1/2 इसको ऐसे लिख दो, K2/4 K3, ठीक है, और ये K तो बराबर है, लेकिन हमको K1 K2 K3 के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो K को हटा दो, बस इतना ही लिखो। तो अब इसको 2K1 4K2 और नहीं 2K1 K2 4K3 भी मैं लिख सकता हूँ। देखो इतना आंसर पहले वाले से भी आया था, तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। तो ये था आपका जो लेक्चर, इसमें हम लोग क्या सीखें, किसी भी रिएक्शन के खास कंपाउंड का रेट कांस्टेंट अगर लिखना है तो उस कंपाउंड का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट
और रेट ऑफ रिएक्शन का जो के है गुना कर देंगे तो खास वाले का रेट कांस्टेंट आ जाएगा। यही फार्मूला आपको याद रखना है। मैं उस पर कई सारे क्वेश्चन भी मैं करा दिया। और ये वाला जो क्वेश्चन है डिराइव बोल दिया था तो थोड़ा सा हम लॉन्ग फॉर्म के तौर पर भी मैं सॉल्व कर दिया, तो इससे भी आंसर है। और पहले भी जिस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है।